नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रसायन विज्ञान का क्लास लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, केमिस्ट्री में पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि केमिस्ट्री का एक परिचय, केमिस्ट्री में फिर हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं और पदार्थ का जो फॉर्म है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस, ये कैसे परिवर्तित होता है। फिर हमने देखा कि एटम क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला इसमें एटम्स में हमारा जो अगला चैप्टर है, हमें जानना है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं परमाणु से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आपने ये भी देखा था कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, डाल्टन का सिद्धांत देखा, हमने जे थॉमसन का हमने एटॉमिक मॉडल देखा। इसके बाद हमने नील्स बोर का भी मॉडल देखा है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में लगा हुआ है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये बात साबित हो गया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक धनावेशित कण होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जानते हैं कि ये परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में चक्कर काटते हैं। और आपने देखा था नील्स बोर मॉडल में, नील्स बोर ने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्ष होता है उसका नाम उन्होंने दिया था KLMNO, इस तरह से। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने निश्चित कक्षा में ही चक्कर काटते हैं। तो इन सब पे आगे हम विशेष बात करेंगे। यहाँ पे हमें जो बात करना है, दो टर्म जानना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। इसके बारे में हमें आज यहाँ पे जानना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में होता है। किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वे नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अपने निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं। तो दोस्तों, परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। दोस्तों, यहाँ पे परमाणु क्रमांक को हम Z से डिनोट करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से डिनोट किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? तो किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी परमाणु में सामान्यतः नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो इस प्रकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये भी हो सकता है क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों, ये हो गया परमाणु क्रमांक। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। सोडियम का क्रमांक होता है 11। तो इस प्रकार सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी कि सोडियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। और सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो भी कितने हो जाएंगे? वो भी 11 हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इस प्रकार दोस्तों आपने इसको समझा। अब थोड़ा आते हैं कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या वह परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान को हम A से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे A लिखा गया है, यानी कि A = P + N, यानी कि परमाणु द्रव्यमान = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार दोस्तों आपने समझा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसको डिनोट करने का एक सिंबल होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि X कोई तत्व है, X कोई एलिमेंट है, तो
ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिखा जाता है जेड और यहाँ पे लिखा जाता है आपका ए। अर्थात ये क्या हो गया, जेड को मैंने क्या बोला, जेड को मैंने कहा कि परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक, यहाँ पे हो गया आपका परमाणु क्रमांक। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते रहे हैं। और ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरह से हम किसी को डिनोट करते हैं, सिंबल में दिखाते हैं। यहाँ पे सिंबल रहेगा उस तत्व का, और यहाँ पे जो नीचे रहेगा वो आपका परमाणु क्रमांक होगा, और जो ऊपर रहेगा वो आपका द्रव्यमान संख्या होगा। जैसे आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोडियम है। जैसे मैंने कहा अभी सोडियम कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम का संकेत होता है Na। यहाँ पे क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक नीचे रहता है, तो यहाँ पे रहेगा आपका 11, और यहाँ पे आपका रहेगा द्रव्यमान संख्या यानी कि 23। या यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर में द्रव्यमान संख्या और नीचे में परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से डिनोट करने का तरीका है। तो इस पे बेस्ड कुछ प्रश्न आते हैं, आइए हम उनको देखते हैं कैसे इन्हें सॉल्व करना है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और वहीं उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपने देखा कि एटॉमिक मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उसको हम दिखाते हैं ए से, तथा परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं जेड से। तो दोस्तों अगर आपसे इस तरह का प्रश्न दिया गया हो, एक इस तरह का सिंबल हो एक्स, और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 11, तो अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि ये नीचे वाला क्या है, आप कह सकते नीचे वाला क्या है, ये आपका एटॉमिक मास नंबर यानी कि यह द्रव्यमान संख्या है। निश्चित रूप से द्रव्यमान संख्या है, जो नीचे होगा वो द्रव्यमान संख्या होगा, और जो ऊपर होगा, सॉरी ये द्रव्यमान संख्या नहीं है, परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला होगा वो, ये आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक नीचे होता है, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, और ये आपका होता है द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो आपसे पूछा कि एक्स कौन सा तत्व है, या फिर आपसे पूछेगा कि दिए गए तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, या बहुत सारे तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दिए गए तत्व में दिए गया तत्व कौन सा है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो सोडियम का 11 होता है। 1 से लेकर 30 तक आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इस तरह से एल्युमिनियम, इस तरह से आप 1 से लेकर 30 तक आप जो एलिमेंट्स है उनको याद रखना है आपको, उतना से हमारा काम चल जाता है। तो आप जानते हैं कि 11 किसका होता है, तो सोडियम का होता है। तो एक्स क्या है आपका दिया गया, ये सोडियम है, दिया गया जो तत्व है वह सोडियम है। हम यहाँ पे परमाणु क्रमांक से बता सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा कि दिए गए तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि 11 यहाँ पे है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें परमाणु क्रमांक 11, यानी कि दिए गए तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 11 है। फिर आपसे कह सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कह सकते हैं कि 11, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वहीं उनका परमाणु क्रमांक होता है। इस प्रकार ये तीनों आप याद रखना कि परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि दिए गए तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। इसके अलावा आपसे पूछा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ दिए गए तत्व में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, P+N होता है, और P+N कितना दिया हुआ है आपका 23 दिया हुआ है। इस तरह से आपका N इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 - P, यानी कि 23 - 11 यानी कि 12। तो इस तरह से अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो हमें एटॉमिक मास में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका 23 एटॉमिक मास है, माइनस कर देंगे 11 क्या हो जाएगा आपका 12। तो दिए गए तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है।
दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं। आइए कि यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी दे सकता है, हमें नहीं पता है, वो अननोन चीज़ है, इसे वाई दे दिया यहाँ पे दे दिया आपको 40, यहाँ दे दिया गया आपको 20। तो आपसे पूछेगा दिए गए तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, दिए गए तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपको बताना है। फिर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बताना है। और ये तत्व कौन है, वाई कौन सा तत्व है आपको ये भी बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए तो यहाँ पे एक क्या है, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और नीचे वाला क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक, जिसको दिखाते हैं जेड से, इसको दिखाते हैं ए से। तो आप इजीली कह सकते हैं कि दिए गए तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 20 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, ये भी 20 होगा। अब हमें पता करना है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक यानी कि 20। क्योंकि अभी तो आपने देखा कि एटॉमिक मास इक्वल टू होता है P + N। तो इस प्रकार हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें A गिवन है 40 है और हमें P पता है 20 है, तो हमें आराम से N निकाल सकते हैं। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस प्रकार हम पता कर लिए यहाँ पे कि दिए गए तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है, प्रोटॉन भी 20 है और न्यूट्रॉन भी 20 है। अब हमें पता करना है कि वाई कौन सा एलिमेंट है। तो दोस्तों आप जानते हैं, आपको याद है, मैंने कहा याद रखना है आपको कि 20 नंबर पे कौन सा आता है। तो 20 नंबर पे आपका आता है कैल्शियम, यानी कि दिया गया तत्व क्या है आपका कैल्शियम है। तो इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी छोटे मोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान सा प्रश्न होता है। दोस्तों अभी तक आपने सीखा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। फिर हमने देखा कि उसका सिंबल क्या होता है, उसे डिनोट कैसे करते हैं। इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, ऊपर में एटॉमिक मास, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। दोस्तों आइए हम आगे चलते हैं। दोस्तों तो इसके बाद हमें 2-3 स्कीम पढ़ने हैं, जैसे कि बोरबरी स्कीम पढ़ना है, पॉली का स्कीम पढ़ना है और अहबाउ का प्रिंसिपल पढ़ना है। क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ पाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लेने से हम बहुत सारी चीज़ें हमें आसानी हो जाती है किसी भी एटम्स या किसी भी एलिमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने के लिए हमें 2-3 जो स्कीम है, बोरबरी का स्कीम है और 2-3 जो प्रिंसिपल्स हैं, अहबाउ का प्रिंसिपल है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बोरबरी स्कीम क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा नाभिक के चारों तरफ उसके कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो दोस्तों ये किसी भी परमाणु का नाभिक है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और नाभिक धनावेशित होता है, ये आप जानते हैं। और नाभिक के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट होते हैं, सेल होते हैं, जिसके बारे में नील्स बोर ने बताया था, और इसी सेल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं इस तरह से। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो सेल हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नील्स बोर ने ये बताया था कि नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के जो सबसे पास का जो सेल होता है यानी कि कक्ष होता है, उसको नाम दिया गया K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, फिर आपका O भी होगा। तो ये तो बोर साहब ने दिया था, लेकिन नील्स बोर और बरी, 2 अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलके एक स्कीम बताया कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं या फिर कैसे चक्कर काटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका स्कीम है कि किसी भी कक्ष में, यानी कि किसी भी कक्षा में, या फिर कक्षा को इंग्लिश में हम सेल कह सकते हैं या ऑर्बिट भी कह सकते हैं, किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह 2n² होता है। 2n², जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे एक कक्ष की संख्या है, सेल की संख्या है।
तो दोस्तों आपने क्या देखा, बोरबरी स्कीम क्या कहता है? बोरबरी स्कीम कहता है कि नाभिक के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, न्यूनतम नहीं अधिकतम संख्या 2n² से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे के में, नाभिक के सबसे बाद जो सबसे नज़दीक में जो सबसे पहला ऑर्बिट है यानी कि के, यानी कि जो पहला सेल है n=1, यानी कि ये n=1 का मतलब है कि पहला सेल, यानी कि जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है के। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? यहाँ पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या, अधिकतम संख्या। तो पहले सेल में यानी कि के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे? तो 2n², n की जगह पे हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2। अर्थात पहले सेल में यानी कि के सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 2 से कम रहेगा लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। किसी प्रकार अगर हम दूसरे सेल की बात करें n=2, अर्थात इसका नाम क्या है l, सेकेंड सेल का नाम है l, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2n², यहाँ भी करेंगे तो 2 × n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 2, तो 2 दूना 4 और दूनी 8, यानी कि दूसरे सेल में, इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? तो इसमें रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने रहेंगे पहले वाले में? तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका बोरबरी स्कीम, किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे सेल में, यानी कि n=3 है आपका m, जिसका नाम है तीसरे सेल, यानी कि n=3 में, जिसको हम m कहते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 2n², यानी कि 2 × n की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 × 3 = 9 दूना 18। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें चौथे सेल में, यानी कि जिसको हम n कहते हैं, एक फोर्थ सेल है, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके n=4 में, जिसको आप नाम दिया गया है n, तो यहाँ पे कर देंगे 2n², यानी कि 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 = 16 दूना 32। तो दोस्तों ये जो आपका है 2 8 18 32, ये 2 8 18 32 जो है आपका 2 8 यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32, ये है इन सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अर्थात चौथे सेल में, चौथे कक्ष में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, 32 से कम रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 ही हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। सेकेंड वाले में 8 हो सकते हैं और फर्स्ट वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। तो ये है आपका बोरबरी स्कीम। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में या किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आपका जवाब होगा 2n²। आप देखना कि वो कौन सा नंबर का सेल है और हम यहाँ पे वहाँ से हम 2n² करके हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। दोस्तों जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे वहाँ पे इसका काफ़ी यूज होता है। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, वहाँ पे सीखेंगे कि अहबाउ का प्रिंसिपल क्या है। बोरबरी का प्रिंसिपल हमने देख लिया यहाँ पे। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आगे लेक्चर में हम देखेंगे अहबाउ का प्रिंसिपल क्या है और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम किस प्रकार से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या फिर अन्य भी सारी चीज़ें किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।